नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इनकम टैक्स कैसे बचाएं, फॉलो दिस टॉप 10 टिप्स टू सेव इनकम टैक्स। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में कुछ ही माह का वक्त बचा, यानी कि कुछ ही महीने का समय बचा है। तो इस वित्त वर्ष के दौरान जो आपकी आय हुई है उसके ऊपर इनकम टैक्स यानी आयकर तो आपको देना ही है। साल भर की कमाई पर दिए गए टैक्स का लेखा जोखा यानी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न तो आप जुलाई 2024 तक ही फाइल करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स 31 मार्च 2024 से पहले ही चुकाना पड़ेगा, वरना बाद में यानी आईटीआर फाइलिंग के वक्त ब्याज और जुर्माना देना होगा। इसी तरह कई खबरों में हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए किस किस मद या स्कीम में निवेश किया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे टॉप 10 तकरीबन जिनकी सहायता से काफ़ी इनकम टैक्स बचाया जा सकता है, यानी कि 10 आपको टिप्स बताएंगे कि भी आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका जो पहले नंबर पे है, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत बचत करें। सबसे पहले जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत तनख्वाह में से कटने वाला आपका प्रोविडेंट फंड, 80CC के तहत पेंशन फंड में जमा कराई गई राशि, जीवन बीमा पॉलिसी का जमा करवाया गया प्रीमियम, एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत पत्र में किया गया निवेश, पुराने एनएससी का एक्यूर्ड ब्याज, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड या लोक भविष्य निधि में किया गया निवेश, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूएलआईपी, बच्चों की ट्यूशन फीस, 5 साल से अधिक अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, होम लोन पर चुकाया गया मूलधन, सुकन्या समृद्धि योजना आदि योजनाओं में किए गए निवेश पर कुल 1.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाती है। यानी कि अगर आपने इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपकी 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है। यानी इन योजनाओं में निवेशित रकम में से 1.5 लाख रुपए तक की राशि को आपकी कर योग्य आय में से घटा दिया जाता है। चाहे आपने इनके अंदर 5 लाख रुपए का रखे हो, 3 लाख रखे हो, 2 लाख रुपए आपने निवेश किया हुआ, लेकिन आपको 1,50,000 रुपए तक की ही राशि आपको छूट में मिलेगी अगर आपने इन स्कीम्स के अंदर आपने निवेश किया हुआ है। तो इन स्कीम्स के अंदर भी आप निवेश करके अपना इनकम टैक्स आप सेविंग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एनपीएस खाता खोले। सेकंड नंबर पे क्या है, एनपीएस खाता, राष्ट्रीय पेंशन योजना। यानी एनपीएस में किए गए निवेश पर आपको धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट के अलावा 50,000 रुपए की छूट इनकम टैक्स एक्ट धारा 80CC1B मिल सकती है। सो अगर आपके पास पर्याप्त रकम है तो इस योजना में निवेश जरूर करें। इससे न केवल आप हर साल किए गए निवेश पर इनकम टैक्स बचा सकेंगे, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का सुख भी मिलेगा। तो दूसरा स्टेप था आपका एनपीएस खाता खोले। तीसरा है आपका 80AA। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होती नहीं कि बैंकों के बचत खातों में जमा रहने वाली रकम पर मिला ब्याज भी कर योग्य यानी टैक्सेबल होता है और उस पर भी इनकम टैक्स अदा करना पड़ता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80TTA के तहत आपको बचत खाते में जमा रकम पर मिलने वाले 10,000 रुपए तक के ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। यानी कि जो आपका सेविंग इंटरेस्ट होता है, अगर वो 10,000 रुपए तक है तो आपको 10,000 रुपए तक की क्या छूट मिलती है। साफ शब्दों में कहें तो जो भी ब्याज आपको बचत खाते यानी कि सभी बचत खातों से मिलता है, उसमें से 10,000 रुपए की रकम पर आप टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। यानी इससे अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा सकते हैं। वैसे याद रखने वाली बात यह है कि फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता है। जो एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं होता, लेकिन सेविंग अकाउंट यानी कि सेविंग जो आपका खाता है उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है वो 10,000 रुपए तक आपका क्या होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स की छूट मिलती है। फोर्थ नंबर पे है जो होम लोन पर चुकाया ब्याज या मकान किराया भत्ते एचआर पर हासिल छूट। 4 नंबर पे बहुत से नौकरी पेशा लोग घर खरीदते हैं तो होम लोन लिया करते हैं जिसकी ईएमआई लगातार चुकानी पड़ती है। यानी कि जब आप ईएमआई पर कोई मकान लेती है, होम लोन लेते हैं और उसके फिर आप क्या है
मंथली या जो ईएमआई बनवाते हैं उसके रिगार्डिंग, उस ईएमआई में बैंक को दी गई ब्याज की रकम में से 2 लाख रुपए सालाना तक की रकम पर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है। जो ईएमआई दोगे तो आपके ऊपर क्या है, ब्याज भी लगता है, तो 2 लाख रुपए तक के जो ब्याज है उस पर आपको क्या छूट मिलती है। यानी आप कुल ईएमआई में जितना ब्याज दे रहे हैं उनमें से 2 लाख रुपए की रकम टैक्स फ्री है। इसके इतर जो लोग फिलहाल घर नहीं खरीद पाए हैं और किराए के मकान में रहते हैं, वे भी मकान किराए की रसीद देकर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने मकान नहीं खरीदा और किराए पर रह रहते हो, वो क्या है, रेंट की जो रसीद देकर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। ये था 4 नंबर पे। आगे देखते हैं 5 नंबर पे क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलेगी छूट। 5वें नंबर पे हमने रखा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलेगी छूट। अगर आप 60 वर्ष से कम आयु के और अपने लिए जीवन साथी के लिए या आश्रित बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुका रहे हैं तो आपको 25,000 रुपये तक की रकम पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन इसी के साथ यदि आपके माता पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है और आप उनके लिए भी प्रीमियम चुका रहे हैं तो आप 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। इनकम टैक्स की इसी धारा के तहत अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आप अपने लिए भी 25,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर छूट हासिल कर सकते हैं। तो ये थे आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलेगी आपको छूट। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस पर भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। आगे 6 नंबर पे 80DD। भगवान न करे आपके आश्रितों में कोई दिव्यांग हो, लेकिन अगर है तो उन पर किए गए खर्च पर आप इनकम टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। इन मामलों यदि डिसएबिलिटी 40 से 80% हो तो 75,000 रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है। और यदि डिसएबिलिटी 80% से ज़्यादा हो तो उन पर किए गए खर्च की 1,25,000 रुपये की रकम पर छूट पाई जा सकती है। यह है डिसेबिलिटी के जो क्राइटेरिया, उसके अंदर आपको अगर इतनी डिसेबिलिटी है तो इतनी आपको छूट मिलेगी, अगर इतनी है तो आपको 1,25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। 7 नंबर पे है 80DD पर भी मिलती है इनकम टैक्स में छूट। ये क्या है, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80DD के अंतर्गत उस रकम पर टैक्स में छूट दी जाती है जो किसी आश्रित के रोग विशेष के उपचार में खर्च की गई हो। इन रोगों में डिमेंशिया, एफेसिया, पार्किंसंस, कैंसर, एड्स, रिनल फेलोयर, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसे रोग शामिल है। आश्रितों में शुमार किए जाने वालों में जीवन साथी, बच्चे, माता पिता या सगे भाई बहन हो सकते हैं। इस धारा के तहत यदि रोगी आश्रित 60 वर्ष से कम आयु का है तो 40,000 रुपये तक की छूट ली जा सकती है। 8वें नंबर पे है यदि रोगी आश्रित 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो 1,00,000 रुपये तक की खर्च को टैक्सेबल इनकम में से घटा जाता है। ये उसी का पार्ट था जो ये 80DD का था। 8 नंबर पे एजुकेशन लोन के ब्याज 80E पर मिलेगी छूट। इनकम टैक्स एक्ट धारा 80E के तहत खुद के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके आप कानूनी अभिभावक हैं, लिए गए एजुकेशन लोन हायर स्टडीज हेतु पर चुकाए गए ब्याज को कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम में से घटा दिया जाता है। इस धारा यानी सेक्शन के तहत चुकाए गए ब्याज की समूची रकम को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री माना जाता है और कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे ब्याज की ये रकम सिर्फ 8 साल के लिए की कर मुक्त होती है और अगर आप लोन 8 साल से ज़्यादा अवधि में चुकाते हैं तो 8 साल के बाद चुकाए गए ब्याज पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर लोन 8 साल से कम अवधि में चुकता कर दिया जाता है तब भी बाद के सालों में इस संबंध के तहत कोई आपको छूट नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है कि 8 साल तक ये आपका सिस्टम चलने वाला है। 9 नंबर पे जो रखा है अपने लिए सही टैक्स व्यवस्था चुने। अब पिछले 3-4 साल से इनकम टैक्स कैलकुलेट करने और चुकाने के लिए दो व्यवस्थाएं मौजूद है, जिन्हें पुरानी कर व्यवस्था ओल्ड टैक्स रिजिम और नई टैक्स व्यवस्था न्यू टैक्स रिजिम कहा जाता है। पुरानी कर व्यवस्था में ये सभी छूट दी जाती है। ओल्ड जो टैक्स रिजिम है उसके अंदर तो आप जो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, इनकी सभी छूट मिलेगी। लेकिन टैक्स स्लैब यानी इनकम टैक्स की दरें कुछ ज़्यादा होती है पुराने के अंदर। नई कर व्यवस्था में अधिकतर छूट नहीं दी जाती, लेकिन टैक्स की दरें काफ़ी कम होती है। उसके अंदर टैक्स रेट ज़्यादा होता है ओल्ड के अंदर, और नए के अंदर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो दर क्या होता है, कम होती है। सो बहुत तसल्ली से हिसाब लगा कर तय करिए आपकी बचत कितनी है, कुल कितनी छूट आपको मिल सकती है, और छूट हासिल कर पुरानी व्यवस्था में बने रहने या छूट न लेकर नई व्यवस्था के तहत टैक्स अदा करने में से किस में आपको फायदा या ज़्यादा अधिक लाभ होगा। जिस स्कीम के अंदर आपको ज़्यादा लाभ होता है
उस स्कीम के अंतर्गत आप अपनी ITR फाइल करना। तो 10वें नंबर पे हमने रखा है समय से दाखिल कीजिएगा ITR। हर वित्त वर्ष में हुई कमाई पर टैक्स अदा करने के बाद आयकर विभाग से अपने हिसाब किताब को साझा करना पड़ता है, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करना कहते हैं। 31 मार्च को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए उसी साल 31 जुलाई तक ITR दाखिल करनी होती है। यानी कि अब क्या है, जैसे 31 मार्च 24 को आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होगा, तो 31 जुलाई 2024 तक आपको अपनी ITR फाइल करनी होगी। लेकिन इस तारीख को कभी कभी बढ़ा दिया भी जाता है, लेकिन याद रहे कि यदि आपकी कोई टैक्स देनदारी उस वक्त सामने आती है तो टैक्स की उस रकम को आपने 31 मार्च से पहले जमा नहीं करवाया था, तो उस रकम पर आपको ब्याज भी देना पड़ता है और कुछ जुर्माना भी। इसके अलावा तय तारीख के बाद ITR दाखिल करने पर खासा जुर्माना वसूल किया जाता है, जिससे आपको निश्चित रूप से दिक्कत होगी। सो हमेशा बेहतर होता है कि 31 मार्च से पहले हिसाब किताब का अंदाजा लगा ले कि आपकी टैक्स देनदारी कितनी है, और उस पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी 31 मार्च से पहले जमा करवा दिया, यानी कि एडवांस टैक्स आप जमा करवा दें, ताकि ब्याज और जुर्माने से बचा जा सके। और हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न भी समय से यानी 31 जुलाई से पहले जमा करा दें, ताकि पेनल्टी की रकम से आप बच सके। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स की जो पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, वो आप उस चीज़ से आप बच सकते हैं, और इनकम टैक्स भी आप बचा सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।